नमस्कार, स्वागत है आपका एचएन 24/7 में। मैं हूं आपके साथ योगेश आर्य। आज हृदय रोग विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं और उपाध्याय जी, उनसे बातचीत करेंगे और तमाम विषयों पर बातचीत करते हुए उनसे कई अहम जानकारी भी हासिल करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल पर। धन्यवाद। सर, पहला सवाल तो मेरा यही है कि आमतौर पर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे लोगों का खान पान बदल रहा है, वैसे वैसे युवाओं में जो है हार्ट की बीमारी आ रही है और हार्ट अटैक के केसेस जो हैं वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। इसकी वजह, इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, हमारे देश में युवाओं को हार्ट अटैक पहले से भी होता आ रहा था। तो हम इक्का-दुक्का घटनाओं को नहीं देखते, हम स्टैट्स देखते हैं। तो अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज से कंपेयर करेंगे, तो हमारे देश में हार्ट अटैक का जो औसत उम्र है, वो कम से कम 10 साल कम है। तो इसी वजह से हमारे देश में युवाओं को भी हार्ट की समस्या होती है। और हर युवा को नहीं होती, उन्हीं को होती है जिनको हार्ट अटैक होने के लिए कोई ना कोई रिस्क फैक्टर होते हैं। तो आप रिस्क फैक्टर्स को उंगलियों पे गिन सकते हैं, 4-5 ही रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक होते हैं। और जिनको वो रिस्क फैक्टर जितने ज़्यादा हैं, उनको हार्ट अटैक होने की संभावना भी उतनी ज़्यादा है। तो वो जो रिस्क फैक्टर हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है स्मोकिंग, दूसरा है शुगर, तीसरा ब्लड प्रेशर, चौथा कोलेस्ट्रॉल और पांचवा फैमिली हिस्ट्री। अगर उनके माता पिता जी को हार्ट की तकलीफ़ है, हार्ट अटैक पड़ा है, तो उनको रिस्क है। तो युवाओं में यही 4-5 रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक होते हैं। सर, आम तौर पर अगर देखा जाए तो हार्ट से जुड़ी कैसी बीमारियां सामने आती हैं? हार्ट में होने वाली बीमारियों को हम इस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं कि वो हार्ट के किस हिस्से को अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे अगर हार्ट की मांसपेशियों को अफेक्ट करते हैं तो हम उनको मायोकार्डियल डिजीज़ बोलते हैं। वाल्व को अफेक्ट करते हैं तो हम उनको वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ बोलते हैं। और हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाले नसों को अगर अफेक्ट करते हैं तो उनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बोलते हैं। तो और कुछ ऐसे हार्ट की बीमारियां होती हैं जो जन्मजात होती हैं, जो बच्चों में मिलती हैं, उनको कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ बोलते हैं। तो सारे तरह की बीमारियां होती हैं, उनका प्रिवेलेंस अलग अलग होता है, लेकिन सारी तरह की बीमारियां होती हैं। फास्ट फूड, तनाव और नींद, इन तीनों का क्या इससे जोड़ा जा सकता है कि इन चीज़ों की वजह से भी जो है हार्ट की समस्याएं सामने आ जाती हैं? 100% जोड़ा जा सकता है। ये जो हार्ट की बीमारी है, ये पूरी तरह से लाइफ स्टाइल बीमारी है। इक्का दुक्का केसेस में जेनेटिक कंपोनेंट भी होता है, लेकिन आपका खान पान और आपका रहन सहन, जिसको हम लाइफ स्टाइल बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपके हार्ट की बीमारी होने के लिए। तो डेफिनेटली ये आपके रहन सहन का हिस्सा है। आप क्या खाते हैं, आप कितना फिजिकली एक्टिव हैं, अगर ये डेफिनेटली ये आपके हार्ट की बीमारी को अफेक्ट करते हैं। चाहे आप फास्ट फूड खा रहे हो, फिजिकली इनएक्टिव रह रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, तो आपको हार्ट की बीमारी होने के तनाव ज़्यादा है आपको, और तनाव को मैनेज करने का कोई तरीका नहीं है। तो तनाव तो आज के जीवन में सबको है, लेकिन उस स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी एक मैकेनिज़्म होना चाहिए। सर, धूम्रपान के बारे में आपने बताया कि स्मोकिंग करने से कई वजह बन जाती है, लेकिन क्या अल्कोहल लेना भी एक बड़ी वजह मानी जा सकती है? क्योंकि आज के तौर पर देखा जाए तो युवा इस स्मोकिंग की ओर भी बढ़ रहे हैं, जो है अल्कोहल की ओर भी बढ़ रहे हैं, और इसकी वजह से भी क्या माना जाए कि इस तरह के मामले सामने आने लगे? देखिए, मॉडरेशन में अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो वो हार्ट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। मैं ये सोशल ड्रिंकिंग जिसको बोलते हैं, तो जो रिकमेंडेड है कि 80 ग्राम से कम अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। और युवाओं में हार्ट अटैक के लिए अल्कोहल उतना नुकसानदायक नहीं है जितना कि धूम्रपान है। वैसे मैं ये बोल के मैं अल्कोहलिज्म को प्रमोट नहीं करना चाहता, वो एक सोशल लेवल है और मेडिकली भी प्रॉब्लम करता है, बट हार्ट की बीमारियों को वो इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता जितना स्मोकिंग करता है। हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए हमें किस तरह से नियमित रूप में आदतों में अपनी लाना चाहिए चीज़ों को, ताकि जो है हार्ट को हम स्वस्थ रख सकें? बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। और मैंने जैसे आपको बताया कि हार्ट की बीमारियां होने के लिए कुछ रिस्क फैक्टर हैं, जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और फिजिकल इनएक्टिविटी है। तो अगर आप स्मोकिंग नहीं करते हो और अगर आपको शुगर और ब्लड प्रेशर है, उसको आपने दवाइयों से कंट्रोल कर रखा है, तो सबसे जो प्रभावी तरीका है हार्ट की बीमारियों को कम करने का, वो ये है कि आप कम से कम दिन में 40 मिनट में 4 किलोमीटर चलो। हम फास्ट थोड़ा फास्ट वॉक करने के लिए बोलते हैं कि आप 40 मिनट में 4 किलोमीटर चलो। अगर आप ये करते हो तो आप काफ़ी हद तक हार्ट की बीमारियों से बच सकते हो।
इसमें क्या व्यायाम को भी जोड़ा जा सकता है कि कुछ समय व्यायाम को भी अगर दिया जाए तो चलना तो ठीक है, लेकिन क्या व्यायाम को अगर हम इससे जोड़ें तो क्या उससे भी थोड़ा हार्ट को हम स्वस्थ रख सकते हैं? उसको उसको हिंदी में कहावत है, सोने पे सुहागा। तो अगर आप व्यायाम करेंगे तो वो आपके हार्ट की बीमारियों से बचने में बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा। लेकिन आम तौर पे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो चलना तो आप कभी भी कर सकते हो, आप काम करते करते भी चल सकते हो। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो डेफिनेटली इट हैज़ एन एडिटिव बेनिफिट ओवर वॉकिंग। बट आप कर सकते हो तो आप बिल्कुल करो। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के रिकमेंडेशन है कि आपको एक हफ्ते में 150 मिनट कम से कम एक्सरसाइज करने चाहिए, मतलब 30 मिनट 5 दिन करने चाहिए। अगर आप करते हो तो वो हार्ट की बीमारियों से बचाने में बहुत ज़्यादा सहायक हो सकता है। लेकिन सर आप जैसे रूटीन में लगातार जो है पेशेंट्स को देखते हैं तो किस तरह की चीज़ें सामने आती हैं? क्या कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ऐसी बीमारियों को जो है हार्ट से जुड़ी को दरकिनार करते हैं और वो फिर बाद में घातक बनते हैं? मैं जो देखता हूँ उससे मुझे एक चीज़ पता है कि ये जो सोशल मीडिया पे वायरल चीज़ें होती हैं कि उनको हार्ट अटैक आया, 40-30 साल की उम्र में डांस करते करते मर गए, ऐसा कोई मरीज़ नहीं आता। और उसी को हार्ट की बीमारी होती है जिसको हार्ट की बीमारी होने के रिस्क फैक्टर होते हैं। और ऐसा भी नहीं होता कि जिसको हार्ट अटैक आया वो मर ही जाता है। हार्ट अटैक आने के बाद वो हॉस्पिटल पहुंचता है, उसका इलाज होता है, और 100 में से करीब करीब 90-95 मरीज़ ठीक होके जाते हैं। तो ये एक मिथ है कि हार्ट अटैक आता है और आदमी मर जाता है, ऐसा नहीं होता। इक्का दुक्का केसेस में हो सकता है और उनके कारण अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन सर ये जो वीडियो सामने आ रही है एक अचानक से देखते हैं हम कि डांस करते हुए गिर गए या बातचीत करते हुए एकदम से वहीं झुक जाते हैं लोग, गिर जाते हैं, मर जाते हैं। इसको किस तरह से देखा जाए, इसको किस नज़रिए से समझाया जाए? 1 अरब 40 करोड़ लोगों का देश है ना हमारा, 140 करोड़ लोग रहते हैं। उसमें से अगर एक दिन में एक आदमी मर भी रहा है तो आप परसेंटेज देखो, आप स्टैट्स देखो कि उसकी संख्या कितनी कम है। अब आपके पास व्हाट्सएप है तो एक जगह दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई घटना होगी वो हर आदमी के पास चला जाएगा। वो नेग्लिजिबल नंबर्स हैं और उनको देख के बिल्कुल ही डरना नहीं चाहिए। एक बिल्कुल समझना चाहिए कि एक साइंटिफिक बीमारी है ये, जिसके रिस्क फैक्टर ज़्यादा होंगे तो होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हर आदमी जो डांस कर रहा है वो गिर के मर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन यानी कि ये चीज़ें देखी जाए तो ये जो है नेगेटिविटी जो है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार हो रहा इसीलिए मैं इस मिथ को दूर करना चाहता हूँ। आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हार्ट की बीमारी होने के ये जो 3-4 रिस्क फैक्टर हैं, ये नहीं है, और आप अपना खान-पान और रहन-सहन ठीक रखते हो, तो सब लोगों को हार्ट अटैक नहीं हो रहा। हमारे पास हमारी ओपीडी में 80 साल के मरीज़ आते हैं, हम उनका एंजियोग्राफी करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल आर्टरी निकलती है, कोई ब्लॉकेज नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि सबको हार्ट अटैक हो जाएगा। वो हार्ट अटैक होने के लिए रिस्क फैक्टर होने ज़रूरी हैं। और अगर आप अपने रहन सहन और खान पान में परिवर्तन लाते हो, सकारात्मक परिवर्तन लाते हो, तो डेफिनेटली आप हार्ट की बीमारियों से बच सकते हो। है। सर हार्ट की बीमारियों को पता लगाने की किस तरह की जाँचें आप करते हैं? सबसे पहले तो मैंने आपको बोला कि हम स्क्रीनिंग करते हैं कि आपको हार्ट की बीमारी होने के लिए रिस्क फैक्टर क्या क्या है। वो तो हम पूछ के बता सकते हैं कि आपको शुगर है कि नहीं, ब्लड प्रेशर है कि नहीं। अगर किसी को रिस्क फैक्टर होता है और वो किसी तरह की ऐसी कंप्लेन करते हैं, जैसे सांस फूलना या छाती में दर्द होना, तब हम उनके अलग अलग टेस्ट करके देखते हैं। एक को टीएमटी करते हैं। अगर स्क्रीनिंग टेस्ट में हमको यकीन होता है कि इनको हार्ट की बीमारी होने की संभावना ज़्यादा है, तो फिर हम उनकी एंजियोग्राफी करते हैं। लेकिन सर इकोकार्डियोलॉजी की अगर बात करें या एंजियोग्राफी की बात करें, ईसीजी की बात करें, इनमें क्या अंतर है? लोगों के अंदर जो है इसको लेकर भी जो है कभी संशय बना रहता है। बिल्कुल, ये अलग अलग डायग्नोस्टिक टूल हैं जो अलग अलग बीमारियों को डायग्नोस करने के लिए बनाए गए हैं। जैसे ईसीजी खासकर इम्पॉर्टेंट है हार्ट अटैक को डायग्नोस करने के लिए। एको से हम हार्ट का फंक्शन और उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, वाल में कोई लीकेज तो नहीं है, हार्ट की दीवारें मोटी तो नहीं है, हार्ट का फंक्शन नॉर्मल है कि नहीं, ये एको का टेस्ट है। एंजियोग्राफी में हम हार्ट के खून सप्लाई करने वाली नसों को फ्लूरोस्कोपिकली, मतलब पर्दे पे देखते हैं। तो एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है ये देखने का कि हार्ट की नसों में कोई ब्लॉकेज है कि नहीं। ये आमतौर पर सर देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ना क्या एक वजह मानी जा सकती है, क्योंकि लोगों के अंदर ये भी संशय रहता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो आने वाले वक्त में हार्ट से संबंधित बहुत सी बीमारी हो जाएंगी। वो एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। और दो चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। पहला तो कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कोई लक्षण नहीं होता, तो वो काफ़ी दिनों तक पता नहीं चलता कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। दूसरा, आप लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाके कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज़्यादा कम नहीं कर सकते, तो उसके लिए दवाइयाँ ही खानी पड़ेंगी। तो हम इसीलिए लोगों को बोलते हैं कि अगर आप
40 साल के ऊपर हैं या आपके घर में किसी को हार्ट अटैक हुआ है और आप 40 साल से नीचे भी हैं, तो अपना कोलेस्ट्रॉल साल भर में एक बार ज़रूर चेक करके देखें। बाईपास सर्जरी और स्टंट को लेकर जो है लोगों के बीच जो है एक संशय रहता है कि आखिरकार दोनों में अंतर क्या है। इसी की वजह से कई बार लोग संशय में रहते हैं और आपसे भी सवाल करते होंगे। किस तरह के लोगों तक आप संदेश पहुंचाना चाहेंगे कि दोनों में अंतर क्या है? हाँ, देखिए, दोनों ही जो तरीके हैं वो हार्ट की नसों के ब्लॉकेज को खोलने के तरीके हैं। बाईपास एक इनवासिव प्रोसीजर है जिसमें हम छाती खोल के सर्जन करते हैं, वो छाती खोल के आपके नसों को ही बाई बाईपास की तरह यूज़ करते हैं उस ब्लॉकेज को दूर करने के लिए। जो स्टेंटिंग है वो नॉन इनवासिव प्रोसीजर है, मतलब आपको कोई चीरा नहीं लगता और उसमें भी हम हार्ट के नसों को खोलते हैं स्टेंट लगा के। लेकिन कुछ ऐसे 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 पेशेंट होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस होते हैं या फिर ऐसे ब्लॉकेजेस होते हैं जिनमें स्टेंट लगाना संभव नहीं हो पाता, तो उनको हम बाईपास की सलाह देते हैं क्योंकि वो थोड़ा इन्वासिव प्रोसीजर है, उसका प्रोसीजरल मोर्टेलिटी भी स्टेंटिंग से ज़्यादा होता है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। सर, हार्ट के जो मरीज होते हैं उनको नियमित तौर पर किस तरह से जांचें समय समय पर करानी चाहिए और कितने समय के अंतराल में जो है अपने जो हार्ट का चेकअप है वो करा लेना चाहिए? क्योंकि लगता है लोगों के बीच जो है ये भी संशय रहता है कि हमें कितने समय में जांच करानी है, हम डॉक्टर को कितने समय बाद मिलना है। तो ये अनुमान जो है लोगों के बीच संशय रहता है, तो कितने अंतराल में जो है जाँचें करानी चाहिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है हार्ट की बीमारियों के लिए उनकी दवाइयाँ। जो उनके डॉक्टर ने उनको दवाइयाँ लिखी हैं, वो बिना डॉक्टर के सलाह के बंद नहीं करेंगे। और हम आमतौर पे बोलते हैं कि 2 महीने में एक बार जाके डॉक्टर को मिल लें। अगर वो 2 महीने में नहीं मिल पा रहे हैं, तो तब ज़रूर मिलें जब उनको लक्षण कुछ अलग तरह के हो रहे हों, जो पहले से नहीं हो रहे थे। तो न्यू ऑनसेट ऑफ सिम्पटम और रेगुलर मेडिकेशन, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और जब भी कोई नया लक्षण आपको लगे तो आप डॉक्टर को जाके मिलें, नहीं तो 2-3 महीने में एक बार जाके ज़रूर मिलना चाहिए। चलिए सर, अभी बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे। बातचीत हमारे साथ जो है डॉक्टर अमरपादाय जी जुड़े हुए हैं, लगातार जो है हार्ट से संबंधित जो जानकारी है वो दे रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद फिर हाजिर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अमरपादाय जी जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। लगातार बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सर, बातचीत हो रही थी दवाई को लेकर के, किस तरह से मेडिसिन लेनी है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोग ऐसे हैं जिनको ये जानकारी नहीं होती किस तरह की दवाइयाँ लेनी है, और कई बार ऐसा होता है कि लंबे समय तक वो कुछ दवाइयाँ लेते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हार्ट पर ज़रूर पड़ते होंगे। देखिए, हार्ट की बीमारियां आम तौर पे ऐसी होती हैं, कुछ बीमारियां तो ऐसी होती हैं जिनका हम इलाज कर देते हैं और वो ठीक हो जाती हैं, और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके लिए लाइफ लॉन्ग मेडिकेशंस लेने होते हैं। जैसे अगर आपको स्टेंट लगा है तो आपको 1 साल तक दवाइयाँ रेगुलर चलती हैं, कुछ ज़्यादा दवाइयाँ रेगुलर चलती हैं और 1 साल के बाद एक दवाई आपको जीवन भर लेना पड़ता है। वैसे ही अगर आपको हार्ट फेलियर की समस्या है तो कुछ दवाइयाँ तो ज़िंदगी भर ही चलती हैं। तो मरीजों को अपनी दवाइयों के बारे में एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। उनको ये पता होना चाहिए कि क्या दवा 3-4 ही दवाइयाँ होती हैं, कि क्या दवाई किस चीज़ के लिए है, कब तक चलाना है। ये आपने डॉक्टर से कई बार पूछें, लेकिन आपको अपनी दवाइयों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। कई ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो इतनी क्रिटिकल होती हैं कि आप 2 दवाई बंद कर दें तो दोबारा से हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ सकता है। और अक्सर हम देखते हैं कि लोग ऐसा करते हैं। जैसे वाल चेंज करने के बाद एक खून पतला करने के लिए दवाई होती है, उसको आपको कभी नहीं बंद करना, बंद करेंगे तो वाल में प्रॉब्लम आ जाता है। तो यही कह सकता हूँ मैं कि जो हार्ट की दवाई खा रहे हैं उनको अपनी दवाइयों के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। वो कलर देख के दवाई नहीं खाएंगे, उनको ये पता होना चाहिए कि ये दवाई किस चीज़ के लिए है। और आम तौर पे जो डॉक्टर होते हैं, अगर कोई ऐसी दवाई होती है जो जीवन रक्षक होती है, वो उनको बता देते हैं कि आप इस दवाई को बिना डॉक्टर के सलाह के बंद नहीं करेंगे कभी भी। सर, ब्लड प्रेशर और शुगर को लेकर भी जो है संशय रहता है, क्या उसका भी अगर उसके बचाव के लिए जो दवाई खाती हैं उसका इफेक्ट क्या हार्ट पर पड़ता है? देखिए, मैं ब्लड प्रेशर और शुगर की के लिए एक अच्छी बात बता सकता हूँ। पहले दवाइयों की बात नहीं करते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़े। तो एक अच्छी बात यह है कि अगर आप अपने ब्लड प्रेशर और शुगर को जड़ से ठीक करना चाहते हैं, दवाई नहीं खाना चाहते, और अभी अभी आपको पता चला है कि आपको ब्लड प्रेशर और शुगर है, तो अगर आपने अपना वज़न 5% कम कर लिया, मतलब अगर आप 60 किलो के हैं
और 3 किलो आपने वज़न कम कर लिया तो आपका ब्लड प्रेशर और शुगर जड़ से ठीक हो जाता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन बात है। तो आपके पास ऑप्शन रहता है शुरू में कि आप अपने जीवन शैली में परिवर्तन करके किसी बीमारी को जड़ से ठीक करना चाहते हो या दवाइयाँ खाना चाहते हो। अगर आपको ब्लड प्रेशर या शुगर है तो उसकी नियमित जांच करनी है, दवाइयाँ खानी है और उसके बाद भी दवाइयों के खाने के बाद भी आपको लाइफ स्टाइल चेंजेस वो ज़रूर करने हैं जो डॉक्टर ने आपको बताया है। 40 मिनट में 4 किलोमीटर चलना है, बाहर का खाना कम खाना है, अपने डाइट में प्रोटीन का कंपोनेंट बढ़ाना है, हरी सब्जियां रोज़ खानी है, सीजनल फ्रूट्स रोज़ खाने हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी करना है दवाइयों के अलावा और अपना ब्लड प्रेशर और शुगर रेगुलर मेज़र करने के अलावा। सर हर पेशेंट को किस तरह से आम तौर पर जो दवाइयाँ हैं वो कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो आमतौर पर ले लेनी चाहिए अगर उनको लगता है कि इस तरह की समस्याएं हैं, या आप आमतौर पर देते हैं उनको? देखिए, बिना डॉक्टर के सलाह के तो दवाइयाँ लेनी नहीं चाहिए। एज ए डॉक्टर हम जो प्रेस्क्राइब करते हैं वो 2 तरह की दवाइयाँ होती हैं हार्ट में के नसों में ब्लॉकेज के लिए। एक तो कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाई होती है और एक खून पतला करने वाली दवाई होती है। तो ये दोनों दवाइयाँ लंबे समय तक चलती हैं अगर आपकी कोई एंजियोप्लास्टी हुई है तो। अगर आपको हार्ट फेलियर की समस्या है तो हार्ट हम 2-3 दवाइयाँ देते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी होती हैं। एक तो शरीर से पानी निकालने वाली दवाई होती है और एक ऐसी दवाई होती है जो हार्ट फेलियर के प्रोग्रेशन को कम करती है। तो ये दवाइयाँ इंपॉर्टेंट हैं जो रेगुलर चलती हैं और ये लेने चाहिए रेगुलर। हार्ट के पेशेंट को आमतौर पर किन दवाओं से फ्रेज रखना चाहिए और किस तरह के खान पान से भी फ्रेज रखना चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल जो है लोगों के बीच में उठता है। देखिए, खान पान में बहुत ज़्यादा परहेज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हार्ट की बीमारी हो गई है तो फिर भी जो हम जो बोलते हैं तली हुई चीज़ें नहीं खानी है, फ़ास्ट फूड नहीं खाना है, क्या नहीं खाना है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि जो नहीं खाना है वो वैसे ही आप कम खाते हो। जो आप रोज़ खा रहे हो ये इम्पोर्टेंट है। तो आप जो रोज़ खा रहे हो उसमें प्रोपोर्शनेटली प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कम होना चाहिए। तो अगर आप अपने डाइट को या आहार को हेल्दी बनाना चाहते हो तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन से रिप्लेस करो। जैसे मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि अगर आप चपाती खाते हो तो मूंग दाल का चीला खाओ। अगर आप सोयाबीन या पनीर अपने डाइट में इंक्लूड करोगे तो आपके डाइट में प्रोटीन का कंपोनेंट बढ़ेगा और उसको कार्बोहाइड्रेट कम करके ये चीज़ें इंक्लूड करनी है जिससे आपके आहार में प्रोटीन की मात्रा बढ़े और कार्बोहाइड्रेट कम हो। और सीजनल फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स ज़रूर खाने हैं। सर महिलाओं में जो पुरुष हार्ट अटैक के जो मामले होते हैं या हार्ट से संबंधित समस्याएं होती हैं, क्या वो पुरुषों से अलग होती हैं? क्या इस तरह की भी बातें सामने आती हैं? क्योंकि लोग कहते हैं कि महिलाओं के अंदर जो समस्याएं आती हैं हार्ट से संबंधित, पुरुषों से बहुत अलग होती हैं हार्ट से। अब देखिए, एक एक एज तक मतलब मीनोपॉज से पहले तक तो महिलाओं में आमतौर पे हार्ट की समस्याएं पुरुषों से कम होती हैं, लेकिन मीनोपॉज के बाद उनमें भी हार्ट की समस्याएं उतनी ही होती हैं या ज़्यादा होती हैं जितनी पुरुषों में होती हैं। और उसके कई रीजंस हैं। महिलाएं आमतौर पे फिजिकली एक्टिव नहीं होती, वो अपने सिम्टम्स को बहुत जल्दी बताती नहीं। और ये सारी समस्याएं हैं। तो 40 साल की उम्र तक तो डेफिनेटली वो प्रोटेक्टेड रहती हैं, 40-45 साल की उम्र तक। लेकिन उसके बाद उनमें भी हार्ट अटैक के इंसिडेंसेस उतने ही होते हैं जितने पुरुषों में होते हैं। बुजुर्गों में किस तरह के जो संकेत होते हैं हार्ट को लेकर के, वो किस तरह से आते हैं कि अब हार्ट जो है फेलियर हो सकता है, इस तरह के किस तरह के संकेत पूर्व में दिखने शुरू हो जाते हैं? बुजुर्ग आमतौर पे हार्ट अटैक में छाती में दर्द होता है, लेकिन बुजुर्गों में ये लक्षण थोड़े डिफ्यूज़ हो सकते हैं। जैसे उनको अचानक से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, पसीने ज़्यादा आ सकते हैं, या ऐसा कई ऐसे सिम्टम हो सकते हैं जिससे उनको लगे कि ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, ये हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक बड़ी दिक्कत है बुजुर्गों में कि फ्रैंक चेस्ट पेन का ना होना। उनको उनको लगता नहीं कि मुझे हार्ट की बीमारी है और वो घर की दवाइयाँ करते रहते हैं जबकि उनको हार्ट अटैक पड़ा रहता है। तो सारे जो सिम्टम टिपिकल होते हैं हार्ट के अटैक के वो बुजुर्गों में कम हो सकते हैं, अलग तरह के हो सकते हैं। ये एक दिक्कत है बुजुर्गों में। सर एक सवाल ये भी है कि जो ये हार्ट से के संबंधित समस्याएं होती हैं बुजुर्गों में, महिलाओं में या युवाओं में किस तरह से अलग अलग तौर पर देखी जाती है, या किन में सबसे ज़्यादा मिलती है?
बुजुर्ग देखिए, हार्ट अटैक होने का सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर एज है, तो डेफिनेटली वो बुजुर्गों में ज़्यादा मिलती हैं। सिम्टम सारे में एक ही जैसे होते हैं। अगर हार्ट अटैक की आप बात करो तो बीच छाती में दर्द होना, उल्टी आना, पसीने आना, यही सिम्टम है। इनका इंटेंसिटी अलग अलग हो सकता है अलग अलग एज ग्रुप में, चूँकि और आप जैसे जैसे एजेड होते हो आपका पेन का थ्रेशोल्ड बढ़ जाता है। मतलब आप छोटी मोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हो। यंग रहते हो तो थोड़ा सा भी थोड़ी सी भी अगर आपको हार्ट में समस्या हो तो आप बताते हो डॉक्टर्स को, तो ये यही है। बाकी लक्षण तो सारे सेम ही रहते हैं। इन चीज़ों को सर परिवर्तित कैसे किया जा सकता है आने वाले वक्त में, क्योंकि ये चीज़ें और चुनौतीपूर्ण होंगी, तो इन चीज़ों को कैसे बदला जा सकता है, कैसे हम लोगों को अपनी दिनचर्या जो है वो बदलनी चाहिए? मैंने आपको बताया कि जो हमारा जीवन शैली है उसका दो दो अवयव होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है हमारा आहार और दूसरा होता है हमारी फिजिकल एक्टिविटी। तो आहार में मैंने आपको बताया कि आप अपने कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन से रिप्लेस करो और हरी सब्जियां और फ्रूट्स ज़रूर खाने हैं आपको। ये आहार में आप इस तरह से उसको हेल्दी बना सकते हो। फिजिकल एक्टिविटी के लिए जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो 40 मिनट में 4 किलोमीटर रोज़ चलो। अगर आप ये करते हो तो ये हार्ट्स की बीमारियों से बचने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है बचने का, और इस आपको होंगी नहीं अगर आप ऐसा करेंगे तो। दूसरा, अगर आपको रिस्क फैक्टर है, कोई कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर है या शुगर है, तो उसकी दवाइयाँ नियमित रूप से लेके उनको कंट्रोल करने हैं और उनके साथ ये लाइफस्टाइल चेंजेस भी ऐड करने हैं। किस तरह के सुझाव आप देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे आते होंगे, आपसे बहुत जानकारी भी लेते होंगे और चाहते होंगे कुछ ऐसे सुझाव मिलें ताकि हम जो है पब्लिकली को फेस करें, और अवेयरनेस के तौर पर किस तरह के कार्यक्रम जो है आपकी ओर से चलाए जा रहे हैं? देखिए, अवेयरनेस के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमने महसूस किया है अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में, कि हार्ट अटैक पड़ने पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मरीज़ हॉस्पिटल जल्दी नहीं आता, क्योंकि कोई भी आदमी ये मानने को तैयार नहीं होता कि उसको हार्ट की समस्या हुई है। तो अगर आपको कोई भी ऐसे लक्षण हो रहे हैं जो हार्ट अटैक के होते हैं, अगर आपको पसीने आ रहे हैं, छाती में दर्द हो रहा है या उल्टी करने का मन कर रहा है, तो सबसे पहले आप एक नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके अपना ईसीजी कराइए। ईसीजी से ही पता चलता है कि हार्ट अटैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारा जो हॉस्पिटल है वो सेंट्रली लोकेटेड है, हार्ट ऑफ द सिटी में है। फिर भी मैं देखता हूँ कि यहाँ पे हार्ट अटैक के 6 घंटे 8 घंटे के बाद लोग आते हैं। वो पहले घर पे ही कुछ नुस्खे करते हैं, फिर दर्द ठीक नहीं होता, फिर एक डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, फिर भी उनको जब दर्द ठीक नहीं होता तो 6-8 घंटे के बाद पहुँचते हैं। तो हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 3 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुँच गए, आपका ट्रीटमेंट हो गया, तो आपके हार्ट को नुकसान नहीं पहुँचता। अगर आप 6-8 घंटे के बाद पहुँचोगे तो स्टेंट लगाने के बाद भी आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है लोगों को जानना कि हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट में टाइमली हॉस्पिटल पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको कोई लक्षण ऐसे हो रहे हैं जो हार्ट अटैक जैसे दिख रहे हैं, तो आप इमिडिएटली हॉस्पिटल जाओ और अपना इलाज कराओ। और हमारे राज्य में तो एक बहुत अच्छी बात है कि यूनिवर्सल इंश्योरेंस है, तो इलाज हर जगह पे निःशुल्क होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी, सरकारी अस्पतालों में भी। तो मुझे लगता है कि देर करने से नुकसान होता है, जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए अगर हार्ट अटैक जैसे लक्षण किसी को दिख रहे हैं तो। अमूमन सर्दियों में देखा जाता है कि हार्ट के पेशेंट को बहुत सलाह दी जाती है घरों में रहने के लिए, क्योंकि सर्दी होती है। क्या गर्मियों में भी इस तरह के कुछ सुझाव हैं कि उनको एहतियातन के तौर पर रखना चाहिए? सर्दियों में हार्ट अटैक के मामले बढ़ते हैं और उसका रीज़न ये होता है कि वातावरण का तापमान कम हो जाता है, और वातावरण का तापमान कम होता है तो शरीर का तापमान मेंटेन करने के लिए शरीर के अंदर जो बदलाव आते हैं वो हार्ट पे अनावश्यक भार डालते हैं। तो गर्मियों में ऐसा कुछ नहीं होता जिसकी वजह से हार्ट अटैक के इंसिडेंसेस बढ़े या हार्ट की समस्याएं बढ़े। तो कोई ख़ास प्रिकॉशन मौसम को लेके गर्मियों में करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर, अपना बहुत कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर अमर उपाध्याय जी को, जिन्होंने तमाम हार्ट से रिलेटेड जो बातें हैं उनको समक्ष रखा है, और आप भी जो है इन बातों को समझ के जल्द ही कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई इस तरह की समस्याएं आती हैं तो नेचुरल तौर पर जो है अपने आप इलाज न करते हुए डॉक्टर से सलाह लेनी बेहद आवश्यक है। आज मेरे साथ बस इतना ही। अन्य खबरों को देखने के लिए H24/7 पर बने रहे। नमस्कार।